हेलो पीपल, आई एम पूर्वा एंड यू ऑल आर वेलकम टू डिकोडिंग लेक्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेकंड एसेंशियल एलिमेंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए, और वो क्या है? एक्सेप्टेंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मुझे आपको एक चीज़ बतानी है कि ये मैंने एक नया ब्लॉग पेज स्टार्ट किया है। तो ये ब्लॉग का लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आपको यहाँ पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या जो कोई भी इंडियन लॉ से रिलेटेड टॉपिक है उसके नोट्स मिल जाएंगे। सो यू कैन गो एंड रेफर इट फॉर योर एग्जाम्स या किसी भी जुडिशरी एग्जाम के लिए या कॉलेज एग्जाम्स के लिए। ये बहुत हेल्पफुल है। आपको ये बहुत इजीली सब्जेक्ट अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एक्सेप्टेंस को जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसका डेफिनेशन, जो कि है सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सो डेफिनेशन ये कहता है कि व्हेन द person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, and a proposal when accepted becomes a promise. इसका मतलब क्या है? जब भी कोई इंसान आपको ऑफर करता है और उस ऑफर को आप एक्सेप्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है? आप उस चीज का एक्सेप्टेंस दे रहे हो कि मैं ये चीज करूंगी आपके लिए या मैं आपके लिए ये चीज ना करूंगी। और जब ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों मिल जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है? वहां पे प्रॉमिस होता है। यही बताया गया है हमारे इस डेफिनेशन में। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि एज पर द डेफिनेशन, व्हेन ऑफरी टू whom the proposal is made unconditionally accepts the offer, it will amount to acceptance. इसका मतलब क्या है? आपको ऑफर दी गई, आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट करते वक्त कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लगाए। जैसे ऑफर दी गई है वैसे ही आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब क्या है? आपने अपना उस ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस दिया। और जब आप ऑफर और एक्सेप्टेंस एक साथ आते हैं, इसका मतलब क्या होता है? वहां पे प्रॉमिस होता है। एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि ए ऑफर्स टू बाय अ कार, ए ऑफर्स बी टू बाय अ कार फॉर ₹2 लाख। ए ने बी को ऑफर दिया कि मुझे अपनी कार बेचनी है ₹2 लाख में, विल यू बाय इट? बी ने भी वो एक्सेप्ट कर लिया बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के। ऐसा नहीं कहा कि नहीं मुझे इतने में नहीं होगा, आप इतने में दो, नहीं, बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ? उसने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया। मतलब ऑफर भी हुआ और एक्सेप्टेंस भी हुआ। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे प्रॉमिस हुआ। तो अब इस एक्सेप्टेंस को वैलिड होने के लिए भी कुछ कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। तो वो कंडीशंस भी देख लेते हैं। फर्स्टली, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए या किसी भी प्रपोजल को फुलफिल करने के लिए उसका एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। सी, फॉर अ प्रपोजल टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट, द एक्सेप्टेंस ऑफ सच प्रपोजल हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। और वो प्रपोजल का और वो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन भी एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने आपको मेल किया है और आप मुझे लेटर द्वारा अपना एक्सेप्टेंस दे रहे हो जो मुझे महीने भर बाद मिल रहा है। ऐसा नहीं चलेगा। इफ आई हैव सेंड यू अ मेल, तो आप भी मुझे मेल द्वारा ही रिप्लाई कीजिए, या फिर एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू होता है तो मेक श्योर कि मेल हो या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू ही आप अपना एक्सेप्टेंस भेजें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ऑफ़र का आप कम्युनिकेशन दे रहे हो, उस ऑफ़र की नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ द ऑफ़र, यू कैन नॉट कम्युनिकेट योर एक्सेप्टेंस टू द ऑफरर। एक केस है यहाँ पे फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडली के बारे में। फर्स्टली, जो पॉल फेल्ट हाउस है उसने अपने नेफ्यू को एक ऑफर दिया कि तुम मुझे अपना हॉर्स बेच दो, और अगर तुमने कुछ नहीं कहा, मीन्स इफ आई हर्ड नो मोर अबाउट अबाउट दैट थिंग अबाउट यू, कि ना तुमने हाँ कहा ना तुमने ना कहा, तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि तुमने मुझे अपना हॉर्स 30.15 पाउंड्स में बेच दिया। नेफ्यू को भी वो हॉर्स बेचना था, बट उसने उस चीज का कम्युनिकेशन नहीं किया पॉल फेल्ट हाउस को। बट अपने ऑक्शनर जो बिंडली है उसको बोला कि हॉर्स ना बेचे। ऑक्शनर ये बात भूल गया और ऑक्शनर ने उस हॉर्स को 33 पाउंड्स में किसी और पर्सन को बेच दिया। अब फेल्ट हाउस ने बिंडली पर केस कर दिया कि मैंने तो पहले ही बोला था
कि मुझे अपना हॉर्स बेचने के लिए। तो इस केस में जज ने ये कहा कि फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो हॉर्स फेल्ट हाउस का होता ही नहीं है। और साथ ही साथ लॉ किसी भी साइलेंस एक्सेप्टेंस को नहीं मानता, इसलिए ऑफरर कभी भी एक्सेप्टेंस के टाइम पे ये कंडीशन नहीं डाल सकता कि इफ़ यू आर साइलेंट अबाउट दिस फैक्ट, या अगर आपने ये चीज़ ना बोली या अगर तुम इस चीज़ पे साइलेंट हो तो आई विल अज्यूम दैट कि तुमने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है। ओके, सो दिस वॉज द केस। सेकेंड थिंग इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इसका मतलब क्या है, जब भी हम किसी ऑफर का एक्सेप्टेंस दे रहे हैं उसके साथ कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं अटैच होनी चाहिए। अगर हम उसके साथ एक्सेप्टेंस देते वक्त उसके साथ अगर हम कोई टर्म्स एंड कंडीशन अटैच करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम काउंटर ऑफर देते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से जानते हैं कि ए ऑफर्स बी टू बाय अ हाउस फॉर ₹95 लाख। ए ने बी को ऑफर दिया कि तुम मेरा हाउस 95 lakhs में बाय कर लो। बी ने तो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ चल मैं तेरा हाउस खरीद लूंगा, बट ओनली इफ यू गिव इट टू मी एट 70 lakhs। अगर तुम मुझे वो घर 70 लाख में बेचोगे तो मैं तुम्हारा घर खरीदूंगा। इसका मतलब क्या है, अब बी ए को ऑफर कर रहा है कि मुझे तेरा घर 70 लाख में खरीदना है, विल यू सेल इट टू मी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये काउंटर ऑफर हुआ, ना कि एक्सेप्टेंस। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एक्सेप्टेंस इज एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, किसी भी कंडीशन के साथ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज इट मस्ट बी इन यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। मतलब जो कोई भी कस्टम ऑफ ट्रेड, जो कोई भी बहुत साल से यूज हुआ कस्टम से अगर कोई भी प्रैक्टिस फॉलो हुई है उसी तरीके से वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए। फॉर मेनी ईयर्स इफ आई हैव बीन सेंडिंग यू और ऑफर थ्रू मेल, तो तुम भी मुझे उस प्रिस्क्राइब फॉर्म में भेजो। इफ आई रिक्वायर कि अगर मैंने ऑफर स्टेट करते वक्त बोला है कि हाँ ऑफर का एक्सेप्टेंस मुझे मेल द्वारा भेजिए, या ऑफर का एक्सेप्टेंस मुझे आप टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन के द्वारा भेजिए, तो उसी प्रिस्क्राइब फॉर्म में वो होना चाहिए। नहीं अगर मैंने लिखा है वाइल देते वक्त ऑफर की आई वॉन्ट टू सेल माई पेन फॉर ₹5 टू यू, प्लीज कम्युनिकेट इट थ्रू मेल, तो मुझे अपना एक्सेप्टेंस कि मैं वो पेन बाय करना चाहती हूँ या नहीं बाय करना चाहती हूँ वो मेल द्वारा ही भेजना होगा, ना कि मैं उसको टेलीफोनिक कन्वर्जेशन के थ्रू बोल सकती हूँ। नेक्स्ट हम आते हैं मेंटल साइलेंस के ऊपर। सी, अगर एक चीज हमने आपको बोली है, एक ऑफर दिया है, तो आप उस फैक्ट्स पे साइलेंट नहीं हो सकते। साइलेंट कैन नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस एंड लॉ डज नॉट अलाउ साइलेंस टू बी अ फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस। तो पिछले बार बताया जैसे कि ऑफरर ऐसे नहीं बोल सकता कि अगर ऑफरी ये चीज पर साइलेंट है तो इसका मतलब वो उस चीज को मान रहा है। सो हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एक्सेप्टेंस हैज टू बी कम्युनिकेटेड। Offerer cannot say that if offeree is silent then his silence would amount to acceptance. फिफ्थ पॉइंट ये आता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हो उसका एक्सेप्टेंस बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के द्वारा दिया जाना चाहिए। ठीक है, उसके साथ मतलब आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो जब वील रिपीट दिस पॉइंट, एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। तो जब भी हम किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, हम उसके साथ दिए गए सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऑफरर कैन नॉट क्लेम दैट दे वर इग्नोरेंट ऑफ एनी टर्म्स एंड कंडीशंस। एक बार आपने ऑफर एक्सेप्ट कर ली है तो बाद में आप ये नहीं बोल सकते कि आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस टर्म्स एंड कंडीशंस, मुझे नहीं पता था कि इसके साथ क्या क्या है। सो इट इज लाइक दैट। फॉर अ बेस्ट एग्जाम्पल इज व्हेन यू बाय अ रेलवे टिकट। व्हेन यू बाय अ रेलवे टिकट इसका मतलब क्या होता है कि आप उसके पीछे दिए गए सारे रूल सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा केस है, मैकलेन कैंपेन वर्सेस, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे एक बहुत अच्छा केस है। उस केस में क्या होता है कि
जो एप्लीकेंट होता है वो फ्लाइट टिकट परचेज करता है, पर वहाँ पे जो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं वो सारे फ्रेंच में होते हैं और उसे फ्रेंच आती नहीं है। सो इस केस में क्या होता है कि जो एप्लीकेंट होता है वो एक फ़्लाइट टिकट परचेज़ करता है, बट उस फ़्लाइट टिकट के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस फ्रेंच में दिए गए होते हैं। तो ही वॉज अनएबल टू रीड फ्रेंच। सो तो जब उसने एक क्लॉज वहाँ का ब्रेक किया गया होता है तो जजमेंट में ये निकल के आता है कि ही वॉज अ बिजनेस मैन विच वॉज हु वॉज कॉन्ट्रैक्चुअल बाउंड टू फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, वो बिजनेसमैन था और ही वॉज बाउंड टू नो द फ्रेंच लैंग्वेज, और एंड इफ ही इज नॉट अवेयर ही कुड हैव आस्क्ड समवन एल्स to understand the terms and conditions. So in this case he was charged with the offense. तो you whenever you are buying a ticket, तो आप तो ध्यान में रखिए, whenever you are buying a ticket you are accepting all the terms and conditions, and if you don't understand the language, मेक श्योर कि आप किसी और से जो कोई भी उस लैंग्वेज को जानता है उससे वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पहले जान ले। उसके बाद है एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। आप अपना एक्सेप्टेंस एक्सप्रेसली बता सकते हो थ्रू राइटिंग और ओरली, या फिर इम्प्लाइडली भी दे सकते हो अपने एक्शंस या जेस्चर्स के द्वारा। इफ फॉर एग्जांपल अगर आपकी मॉम ने आपको पूछा कि विल यू हैव टी, और आपने सिर्फ ऐसे अपना सर हिलाया, इसका मतलब क्या, दैट यू आर इम्प्लाइडली गिविंग योर एक्सेप्टेंस दैट यस यू विल हैव टी। बाद में आता है एक्सेप्टेंस बाय सर्टेन पर्सन। इसका मतलब क्या है, अगर मुझे चाहिए कि इस ऑफर का एक्सेप्टेंस एक पर्टिकुलर पर्सन ही दे, एक सर्टेन पर्सन ही दे, तो वो ऑफर का एक्सेप्टेंस वो पर्टिकुलर पर्सन ने ही देना चाहिए। किसी और ने अगर उस चीज़ का एक्सेप्टेंस दिया तो इट वोंट बी अमाउंट टू प्रॉमिस। नेक्स्ट आता है लास्टली आता है एक्सेप्टेंस फॉर द प्रपोजल विथ रीजनेबल टाइम। If offer has to be accepted with the fixed time, the acceptance must be communicated within that period only. इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे चाहिए कि आप अपना एक्सेप्टेंस 10 दिन में ही मुझे बताएं, तो आपका एक्सेप्टेंस जिस भी प्रिस्क्राइब फॉर्म से आप अपना एक्सेप्टेंस भेज रहे हो, वेदर इट बी अ मेल, वेदर इट बी अ लेटर या टेलीफोनिक कन्वर्जेशन, यू मेक श्योर कि आप 10 दिन के अंदर ही अपना एक्सेप्टेंस भेज रहे हो, अदरवाइज इट वोंट लीड टू अ प्रॉपर एक्सेप्टेंस, इट वोंट लीड टू अ वैलिड एक्सेप्टेंस। लास्टली हम आते हैं रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे अपना एक्सेप्टेंस रिवोक करना है तो मुझे वो एक्सेप्टेंस रिवोक करना पड़ेगा। कब? जब तक वो ऑफरर के पास पहुंचा नहीं है, द ऑफरर डज नॉट हैव नॉलेज ऑफ द acceptance. Let us take an example here. A proposes by a letter sent by a post to sell his house to B. ए ने लेटर के द्वारा बी को बोला कि मुझे अपना घर बेचना है। ए प्रपोजेस बाय लेटर सेंट बाय अ पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी। ये यहाँ पे रिपीट हो गया है। बी एक्सेप्ट्स द प्रपोजल बाय अ सेंट लेटर। ठीक है, बी ने भी अपना एक्सेप्टेंस लेटर के द्वारा भेजा, पर बाद में अगर बी को लगा कि नहीं नहीं मुझे एक्सेप्टेंस नहीं देना चाहिए, तो जब जो पहला वाला लेटर एक्सेप्टेंस का जो बी ने ए को दिया है उसके पहुंचने से पहले ही बी को अपना रिवोकेशन लेटर देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बी ने 20 तारीख को अपना एक्सेप्टेंस दिया और 25 को अगर वो ए को मिलने वाला है एक्सेप्टेंस लेटर, तो 25 से पहले ही रिवोकेशन लेटर पहुंचना चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस। एक बार रिविजन कर लेते हैं। एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2B में। फिर हमारे कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो एक्सेप्टेंस प्रॉपर होने के लिए रिक्वायर्ड है। फर्स्टली एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड। Second is acceptance must be absolute and unqualified. Third is it must be in usual and prescribed manner. Fourth होता है mental acceptance. फिफ्थ होता है एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल, मतलब आप सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री कर रहे हो।
सिक्स्थ है कि एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, डायरेक्टली ओरली रिटर्न दे सकते हो या अपने किसी जेस्चर से दे सकते हो। फिर एक्सेप्टेंस बाय सर्टेन पर्सन, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पर्सन से ही एक्सेप्टेंस चाहिए हो तो उस पर्टिकुलर पर्सन ने ही एक्सेप्टेंस देना चाहिए। फिर एंड लास्टली एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल विद इन अ रीजनेबल टाइम, प्रॉपर टाइम के अंदर ही वो प्रपोजल आना चाहिए। और लास्टली है हमारा रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, अगर मुझे प्रपोजल अपना रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, आई एम सो सॉरी, अगर मुझे अपना एक्सेप्टेंस रिवोक करना है तो एक्सेप्टेंस का लेटर या पोस्ट पहुंचने से पहले ही मुझे वो देना पड़ेगा। ठीक है। सो आई होप आपके एक्सेप्टेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट द थर्ड एसेंशियल एलिमेंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, विच इज consideration. So, till then, take care and have a happy learning. Please do subscribe to this channel and do follow my blog page. जाइए देखिए, बहुत अच्छे अच्छे लीगल कंटेंट्स आपको मिलेंगे। डू फॉलो द इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर पेज, यू नो हैव आपकी सारी लीगल अंडरस्टैंडिंग, सारे लीगल प्रॉब्लम्स वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। एंड येस, इफ़ यू हैव एनी डाउट आप ब्लॉग पेज पे जाके कमेंट कर सकते हो या यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हो। हैव अ हैप्पी लर्निंग, बाय, थैंक यू।